नाउ? जी जी, आज ललित जी नहीं आए, शायद ललित नजर नहीं आ रहा शायद। कोई बात नहीं है, चलिए अभी शुरू करते हैं। ओके, हमने अभी तक जो कर्म सिद्धांत पे जो हम बात कर रहे थे, एक्चुअल में कर्म सिद्धांत इतना अनंत है कि अगर इसके ऊपर हम पूरा सेमेस्टर भी बात करते रहेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो बीच बीच में जहाँ मौका मिलेगा मैं वापस कर्म सिद्धांत पे आ जाऊंगा, अदरवाइज मैं अब आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें एक महत्वपूर्ण विषय ये आता है कि अगर सभी कर्म जो भी हम कर रहे हैं इंटेंशनली कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं और वासनाओं के वशीभूत होकर कर रहे हैं, तो वो सारे कर्म के जो फल हैं वो संचित में चले जाएंगे। लेकिन क्या कुछ ऐसा है जो संचित में ना जाए? तो वो समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सो which of the kriyaman karmas do not accumulate at संचित कर्म? ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करके भी उनका जो कर्म फल है संचित में नहीं जाता है? तो इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि कौन से कर्म हैं जो संचित में नहीं जाएंगे? या नहीं जाने चाहिए? How one can select that? है? एक आम आदमी कैसे सेलेक्ट कर सकता है? हाँ, तो वही मैं सर जो प्रारब्ध बता हूँ प्रारब्ध जी। प्रारब्ध वाले जो क्रम आए हैं हाँ, नालू वाले, उसको कंपनसेट करने के लिए जो क्रम है वो नहीं जाने चाहिए अगले जन्म में, क्योंकि वो बिल्कुल पिछले सही पिछले बात है, जन्म वो नहीं जाने चाहिए, लेकिन वो कब नहीं जाएंगे? जिनका प्रायश्चित कर लिया जाएगा। तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो प्रारब्ध में कर्म फल हम लेके आए हैं उनको जब हम भोग रहे हैं तो ऐसा क्या करें कि वो दोबारा कर्म जनरेट ना हो, क्योंकि अगर वो होगा तो फिर वो संचित में चले जाएंगे और जो हमारी संचित की पोटली है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, बढ़ती ही रहेगी। तो ये जानना बहुत आवश्यक है और उसको जानने के बाद उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश की जानी चाहिए। तो सबसे पहले एक्शन परफॉर्म्ड इनोसेंटली इन चाइल्डहुड और इमेच्योर और माइनर एज। सो ये जो चीज है ये आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कौन से कर्म वहां नहीं जाएंगे उसका आधार यहां छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है कि यहां पर जो बच्चा है, हमने क्या कहा कि बच्चा जब जब उसको समझ नहीं है, इनोसेंट है, जब उसको समझ नहीं है, उस समय वो जो काम करता है उसके कर्म फल आगे नहीं जाते हैं। अभी 2 मिनट में किसी से लड़ाई हुई, मारा पीटी हुई, 2 मिनट के लिए अलग बैठे और फिर साथ साथ खेलने लग गए। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब यह हुआ कि जो कार्य किया उसने उसके दिल पे जैसे पत्थर पे लकीर खींची जाती है, ऐसे उसके मन पे वो लकीर नहीं खींची है। आप समझे इस बात को कि क्या इशारा किया जा रहा है? कि ऐसी कोई चीज, ऐसा जो कार्य जो कि आपके दिल पे, मस्तिष्क पे अमिट छाप छोड़ के जाता है, ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। जस्ट 1 मिनट प्लीज होल्ड करिए।
सो इसमें जो मैसेज छिपा हुआ है उसको देखिए कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कार्य जो कि आपके मस्तिष्क पे अमिट छाप नहीं छोड़ता है, ऐसा कर्म किया जाना चाहिए। क्योंकि जैसे ही वो छाप आपके मस्तिष्क पे पड़ गई तो वो फिर आपके साथ जिंदगी भर लगी रहेगी। इसीलिए बच्चों का उदाहरण लिया जाता है कि बच्चे जो कार्य करते हैं उस इमेच्योर एज में, तो वो कर्म जो है वो आपके साथ आगे नहीं जाते हैं। बचपन में खेल खेल में किसी ने कोई चीज उठा करके किसी के ऊपर फेंक दी, उसके कारण से उसको चोट लगी, लहूलुहान हो गया, लेकिन उस बच्चे की इंटेंशन नहीं थी वो। इसका अभिप्राय ये हुआ कि जब ये इंटेंशन नहीं थी, जब ये भाव नहीं था, उस समय अगर कोई कार्य हो गया इस तरह का जिसको कि आप अदरवाइज बोलते कि बहुत खराब कार्य है, बहुत गलत कार्य है, लेकिन उस एज में किया गया जबकि आपका ना कोई भाव था, ना कोई इंटेंशन थी, और आपने वो कर्म कर दिया। तो ये जो मैसेज है इसको जरा नोट करके रखिए कि कौन सा कर्म है जो आगे नहीं जाएगा। द एक्शंस परफॉर्म्ड इनोसेंटली इन चाइल्डहुड। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जब शुरू में जब बच्चा छोटा होता है, ही रिमेन्स कनेक्टेड विद द पास्ट, पिछले जन्म की स्मृतियों के साथ रहता है। इसीलिए अगर आप देखोगे कभी वो हंस रहा है, कभी रो रहा है, उसको नहीं मालूम है। और थोड़ा बड़ा होता है, उसकी वो स्मृतियां धूमिल पड़ने लगती हैं और वो धीरे धीरे उनसे बाहर निकलने लगता है, लेकिन फिर भी काफी समय तक वो उनसे जुड़ा रहता है। और जो एक पुरानी कहावत है ना कि जूं जूं उम्र बढ़े और मन पे खोट का मैल चढ़े, वो वाली बात है कि जैसे जैसे बड़ा होने लगता है और उसके ऊपर ये मैल चढ़ने लगता है, किस चीज का? इच्छाओं का, इच्छाओं की पूर्ति के लिए पुरुषार्थ करने का, तो तब समस्या आरंभ हो जाती है। इसके बाद है एक्शंस परफॉर्म्ड विदाउट एनी बायस इन माइंड ड्यू टू अटैचमेंट और डिटैचमेंट। नाउ इसको आप समझिए, क्योंकि ये आप सब पे, मुझ पे, हम सब पे लागू होता है। मैं उदाहरण देता हूं। ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है जो रिपीटेडली गलत काम कर रहा है, आपने उसको वार्निंग दे दी, कह दिया, लेकिन वो सुधर नहीं रहा है। उस स्टेज पे आप उसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन लेकर के आप या तो उसको उसकी तनख्वाह कम कर देते हैं, उसका वेतन कम कर देते हैं, या उसको नौकरी से निकाल देते हैं। अब अगर आम आदमी जो नहीं समझ रहा है कि ये खेल क्या हो रहा है, वो तो ये कहेगा ओह, एक गरीब गरीब आदमी के पेट पे लात मार दी। दूसरा ये कहेगा कि नौकरी से निकाल दिया, उसका तो पूरा परिवार तबाह हो गया। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये सोच के नहीं किया कि मेरे को उससे बदला लेना है। आपने सिर्फ वो किया जो आपकी ड्यूटी थी। आप उसमें कहीं पर भी अपने आप को बंधा हुआ नहीं महसूस कर रहे हैं। आपने सिर्फ अपनी ड्यूटी की कि इस आदमी को कई बार वार्न किया गया था, इसको कई बार सचेत किया गया था कि भाई आप सुधर जाइए, ढंग से काम करिए, नहीं कर रहे हैं, तब उसको निकाला गया है। दैट मीन्स आपके दिमाग में कोई भी बायस नहीं था। आपने ये कार्य बायस्ड होके नहीं किया है, या ये सोच के नहीं किया है कि अरे भाई ये आदमी मेरे को पसंद नहीं है, इसकी मेरे को शक्ल पसंद नहीं, ये अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है, ये आपने ये सोच के एक्शन नहीं लिया है। आपने एक्शन एज ड्यूटी जो किया जाना चाहिए और बिना बायस होकर के किया है। ये मैंने एक बहुत छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल लिया। ऐसे जीवन में हर पल नए नए एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जहां पर आप कार्य करते हैं,
अटैचमेंट के साथ। आप कार्य करते हैं लाइक्स और डिसलाइक्स के साथ। चूंकि मुझे ये अच्छा लगता है मैं ये कर रहा हूं, चूंकि मुझे ये खराब लगता है मैं नहीं कर रहा हूं। ये दोनों के दोनों संचित कर्म को क्रिएट करते हैं। सड़क पे कोई घायल पड़ा हुआ है, आप जस्ट बिकॉज आपका रिश्तेदार नहीं है, आप उसकी मदद नहीं करते हैं। और यही अगर कोई रिश्तेदार होता तो हो सकता है आप उसकी मदद कर देते। अब क्या हो गया कि दोनों के दोनों बात वही आ गई, अटैचमेंट और डिटैचमेंट की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप देखिए अटैचमेंट और डिटैचमेंट या लाइक और डिसलाइक कैसे हमारे मस्तिष्क में, हमारे सब कॉन्शियस माइंड में, अचेतन मन में कैसे घर करके बैठी हुई है, उसका उदाहरण सुनिए। पर सर एक चीज पूछना चाहती थी कि जैसे ये लोग हेल्प नहीं करते, किसी का रोड एक्सीडेंट हुआ और देखते हुए चले जाते हैं, तो उसमें क्या उनके किसी प्रकार के कर्म नहीं जुड़ते कि भाई किसी को मरने के लिए छोड़ा और देखते रहे? देखिए ऐसा है, अगर देख रहे हैं आप उसकी हेल्प कर सकते हैं और कोई उसकी हेल्प नहीं कर रहा, उस समय उसको छोड़ के जाना हर हालत में कर्म क्रिएट करता है। हर हालत में आप अगर सक्षम हैं उसकी सहायता करने के लिए और आप उसको इग्नोर करके जाते हैं तो हर हालत में कर्म क्रिएट कर रहे हैं। सो मैं आपको एक ये सर हर इंसान के ऊपर हावी होगा ना, जो देखकर निकल गए? ये उस हर इंसान को एप्लीकेबल होगा ना जो सर उसको देखते हुए चाहे मन में दया भाव लेके निकले? हर एक इंसान पे लागू होगा जो कि देख करके, जबकि वो सक्षम है सहायता करने में और वो उसको इग्नोर करता है। अगेन मैंने कहा सक्षम है और इग्नोर करता है, तो हर हालत में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। सर मैंने और मैं इसका उल्टा भी उदाहरण देता हूं कि आप सहायता कर रहे हैं इस एक्सपेक्टेशन में कि इस सहायता के बदले में आपको शाबाशी मिलेगी, वाहवाही मिलेगी, या आपको इसके बदले में फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी या हेल्प रिवॉर्ड मिलेगा। दोनों की दोनों प्रॉब्लम की चीजें हैं। एक है एक्सपेक्टेशन से, एक है डिटैचमेंट। सो ये दोनों बातें समझने की आवश्यकता है। हाँ जी बचपन में किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे को मारा, उसके स्कार पड़ जाता है। यस। और बाद में जैसे वो बड़ा होके अपने पेरेंट्स से पूछता है कि ये मेरे स्कार कैसे पड़ा, वो बताते हैं, तो क्या वो बच्चे के अंदर जो उस बच्चे के प्रति एक नेगेटिव भावना जगे तो वो क्या होगा? देखिए ये जो पुरानी हिस्ट्री सुनकर के मन में वो वाला भाव जागा कि मैं अब उससे बदला लूंगा, तो प्रॉब्लम है। अगर ठीक है बचपन में लड़ाई हुई थी, किसी को चोट लगी, किसी को नहीं लगी और इग्नोर कर दिया, दैट इज परफेक्ट। लेकिन जैसे ही ये भाव आता है कि बदला लूंगा, द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। तो सर इस तरह जैसे जो कसाई की ड्यूटी है, जो जानवरों को मारते हैं या जो फांसी देते हैं, तो उनके कर्म माफ हो जाते हैं क्योंकि वो ड्यूटी आपको मैंने यस, इनफैक्ट जो कसाई है जो कि, या जो जल्लाद है जो कि जेल के अंदर फांसी देता है, उसका जो कैदी है जिसको फांसी दी जा रही है, उसका ना तो उससे कोई डायरेक्ट संबंध है, ना कोई उससे घृणा है। आप इस चीज को समझिए कि वो जो कार्य कर रहा है, ना तो उसका उससे कोई संबंध है, ना उससे कोई घृणा है, और उस कारण से जो वो कार्य कर रहा है उसका उससे कोई ना अटैचमेंट है ना डिटैचमेंट है, एंड ही जस्ट डूइंग हिज ड्यूटी। तो ये किसी भी हालत में उसके संचित में नहीं जाएगा, 100% संचित में नहीं जाएगा। ये इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। फौजी है, बाउंड्री पे दुश्मन के साथ लड़ाई होती है, दुश्मन के सैनिकों को मारता है, किसी हालत में ये उसके संचित में, उसमें कहीं भी ये उसके संचित में
एक्यूमुलेट होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, लेकिन एक सैनिक दुश्मन का भटकता हुआ आपके यहां आ गया, कम फंस गया, वो ड्यूटी ये बनती थी कि इसको पकड़ के, जो लॉ कहता है कि हाँ इसको पकड़ के इसके ऊपर जो भी केस चलना है वो चलेगा, लेकिन आप चूंकि मन में घृणा मौजूद है कि मेरा ये दुश्मन है और उसको वहीं मार देते हैं, ब्रूटली मार देते हैं, ये आपने एक और नया कर्म जनरेट कर लिया। तो सर फिर ये जो ब्रेन वॉश हुए टेररिस्ट होते हैं, ये भी तो एक तरह से सर मतलब इनका भी तो ब्रेन वॉश किया जाता है ना, तो फिर इनके कर्मों में कौन? जो टेररिस्ट वाली जो आपने सवाल उठाया, कितना मर्जी आप किसी का भी ब्रेन वॉश कर दीजिए, अगर आपका विजडम बिल्कुल काम नहीं करता है, आप पागल डिक्लेयर किए जा चुके हैं, वो केस अलग हो गया कि आपका तो दिमाग ही काम नहीं करता है। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं होता अनलेस कि वो पागल डिक्लेयर किया जा चुका है कि जिसकी खुद की विवेक शक्ति काम नहीं करती हो। अगर आप किसी को ये कहकर के, इनफैक्ट इस पूरे प्रोसेस में जो इनको टेररिस्ट बना रहा है उसका रोल सबसे ऊपर है, उसने तो अपना भविष्य खराब कर ही लिया। और जिन लोगों को गुमराह करके गलत काम कराया है और वो अपने विवेक का प्रयोग किए बिना गलत कार्य किए जा रहे हैं, तो वो पथभ्रष्ट लोग हर हालत में संचित कर्म के लिए responsible रहेंगे, that will be created and that will definitely has to be repaid, that has to be repaid. अभी जैसे चाइना का एग्जांपल था, एक करके बोलिए जी, बोलिए। जैसे अयोध्या का मंदिर बना जी, ये, इसमें चाहे किसी का भी कसूर हो, कुछ भी गलत हो, कुछ भी ठीक हो, नेट रिजल्ट ये है कि मंदिर प्यार से नहीं बना है, जैसे लड़ाई जीती हो ऐसे बना है, घृणा के बीच में बना है। तो उसमें जो कर्म है या मंदिर की सैंक्टिटी है, घृणा उसके बीच में, कर्म के बीच में, तो कहाँ रेस्ट करेगी वो? पहली बात तो क्या हो गया कि ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल आपने सवाल मेरे से पूछ लिया, लेकिन मैं कर्म के एंगल से पूछ रहा हूँ कि हाँ, घृणा के बीच में मंदिर ओके, बनाया गया जहां है, तक कर्म के एंगल, देखिए देखिए हाँ मैं बता रहा हूँ, जहां तक कर्म के एंगल से आपने बात की, एज लॉन्ग एज लॉ ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो आपके लॉ ऑफ द लैंड है उसने डिसाइड किया, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, अगर इस पे जोर जबरदस्ती करके अगर बना दिया जाता तो डेफिनेटली कर्म क्रिएट होता। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन है लॉ ने डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट ने, बात खत्म होगी, बट इट वाज कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ऐसा दिखाया गया जैसे युद्ध जीत लिया हो हमने, उसकी भाई ये जो फाउंडेशन दिखाने वाला ऐसा है कि जो, एक मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए, दिखाने वालों, क्यों आप ज्योतिष पढ़ रहे हैं? इसीलिए पढ़ रहे हैं कि आप यहां बैठ करके सच्चाई को समझ सकें। मीडिया है, पॉलिटिशियंस है, दिखावा करने वाले हैं, वो जो कर रहे हैं, क्या फिर तो टेररिस्ट में और हम में कोई फर्क ही नहीं रहा, क्योंकि टेररिस्ट भी उनके कहने से गुमराह होता है और हम भी इनके कहने से गुमराह होते हैं। हमारा जो ड्यूटी है कि मेरा विवेक, मेरी जो विजडम है, वो जो कार्य करता है उसके हिसाब से मैं बात करूं। क्योंकि जहां तक ये तो दिखावे, सर मेरे ख्याल से एक चीज ऐसी हो गई कि जब आप किसी कोर्ट में जाके आप जज के सामने एक गीता पे कहते हैं ना, हाथ रख के कसम खाते हैं कि भाई जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे, उसके बाद भी कई लोग झूठ बोल देते हैं, तो उसका भी तो परिणाम भुगतते ही हैं वो लोग। भाई वो आप छोड़ दीजिए, वो तो ये दुनिया का दस्तूर ही ये है। आदमी को ये लगता है कि मैंने झूठ बोल दिया मैं बच जाऊंगा, मैंने किसी को उकसाया और उकसा करके किसी को मारने के लिए प्रेरित किया, मैं बच जाऊंगा। और ये जो जो क्रिया प्रतिक्रिया जो चलती रहती है, ये क्रिया प्रतिक्रिया ही संचित को बढ़ाती रहती है। पहले किसी ने मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनाया, उस क्रिया की प्रतिक्रिया ये हुई कि किसी ने मस्जिद तोड़ा
और मंदिर बनाना चाहा। फिर उसके ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक आदमी बायस्ड है, जब तक आदमी प्रेरित होता रहेगा इन ऐसे वक्तव्यों से कि उनको ये लगेगा कि जैसे अभी हमारे साथ जो थे वो बोल रहे थे। हमारा काम ये नहीं है, हमारा काम है कि सच्चाई को समझना और उसमें शामिल ना होना गलत ढंग से। सही ढंग से यस शामिल होना है, नहीं अगर गलत है तो शामिल नहीं होना। दिस इज योर ड्यूटी। सर अगर कोई आत्महत्या करता है तो सर वो कर्म उसका संचित बढ़ेगा या नहीं, या वो नेचुरल तो नहीं है? देखिए, जो भी फर्स्ट ऑफ ऑल जो आत्महत्या जिसको कि हम अननेचुरल डेथ बोलते हैं, वो डेफिनेटली एक तरीका है आपके कर्म को संचित को बढ़ाने का। आत्महत्या करना संचित को बढ़ाने का एक तरीका है। कारण दो चीजें हो गई, एक तो आप जो अभी प्रारब्ध लाए थे वो पूरे भोगे नहीं, और दूसरा आपने एक ऐसा जघन्य अपराध किया जिसकी कोई मुक्ति नहीं है, तो वो तो वापस आपका संचित में पहुंच ही जाएगा, संचित को बढ़ाएगा। सर और एक प्रश्न और था सर, जैसे अब गलवान में हमारे सोल्जर्स ने उनको गुस्से में आके, जब हमारे इंडियन सोल्जर्स पहले मारे गए तो दूसरी रेजिमेंट ने आके चाइनीज सोल्जर को मारा, धक्का मुक्की हुई उसमें मारा, तो सर बट था तो ये डिफेंस में, तो इसमें भी संचित कर्म बढ़ेंगे उनके? अगेन मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया कि एज लॉन्ग एज आप ये बताइए कि उस जो हमारे सैनिक ने या उसके सैनिक ने एक दूसरे के सैनिकों को मारा, क्या ये पर्सनल गेन के लिए था? नो। देन इट वाज एज पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। फाइन। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ संचित, राइट? सो ये एक बहुत बड़ी आवश्यकता है समझने की कि इट शुड बी विदाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, इट शुड बी विदाउट अटैचमेंट, एनी बायस। तब बात बनती है कि वो अब संचित में नहीं जाएगा। और इन सब चीजों के लिए बहुत आवश्यकता होती है कि खुद के विवेक की जागृति की। विवेक जागना चाहिए, तभी आप ये डिसाइड कर पाएंगे। नहीं, अगर विवेक नहीं जानता है तो क्या होगा? आप देखेंगे कि अरे पॉलिटिशियन तो बेईमानी करके ऐशो आराम से रह रहा है, आप वैसा ही करने लगते हैं। आपको ये लगता है कि ये तो समाज का चलन बन गया है, सारे ही बेईमानी कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूं। बट दैट डजंट स्टॉप एनीथिंग। कोई भी ये परिस्थिति नहीं आती है जिसमें कि ये जो क्रियामान कर्म है वो संचित में नहीं जाएंगे। डोंट जस्ट थिंक दैट एवरीबडी इज डूइंग द सेम थिंग, सो आई विल ऑल्सो डू द सेम थिंग एंड आई विल नॉट इंक्रीज माई संचित। हर हालत में संचित बढ़ेंगे क्योंकि आपके विवेक का काम करना जरूरी है। नॉट जस्ट दैट कि सबके सब एक जैसा कर रहे हैं मैं भी यही करूंगा, सारे चोरी कर रहे हैं मैं भी चोरी करूंगा, सारे बेईमानी कर रहे हैं मैं भी बेईमानी करूंगा। दैट डजंट मीन कि आप बच जाएंगे। सो विवेक और ज्ञान जागृत, इसीलिए जो वर्ड जो बायस है ना, बायस ऑफ माइंड, ये बहुत जरूरी है। सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर जैसे हस्बैंड और वाइफ है, हस्बैंड कोई गलत काम करता है या वाइफ कोई गलत काम करती है, तो उसके भी जो कर्म है हस्बैंड के या वाइफ के एक दूसरे के ऊपर संचित होंगे? वाइफ जो कर्म करती है वो वाइफ को ही मिलेंगे, जो हस्बैंड करता है हस्बैंड को ही मिलेंगे। ये नहीं हो सकता कि वाइफ के हस्बैंड को चले जाएं या हस्बैंड के वाइफ को चले जाएं। लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के ऊपर अत्याचार कर रहा है या वाइफ हस्बैंड के ऊपर अत्याचार कर रही है, तो वाइफ के वाइफ को मिलेंगे, हस्बैंड के हस्बैंड को मिलेंगे। और
आप ये समझ लीजिए कि जब भी ये अत्याचार क्रिएट किया जाता है, जब भी अत्याचार होता है एक दूसरे के ऊपर, तो आप ये मानिए कि ऋणानुबंधन तैयार हो रहा है। ऐसा कोई भी कार्य जिसकी रिएक्शन नहीं मिली है, वो ऋणानुबंधन को जन्म देता है। ओके, जैसे वाइफ नहीं बोलती है कुछ भी, यस, तो वो यस, ये ऋणानुबंधन को क्रिएट किया ऋण- जाता है। नेक्स्ट बर्थ पे वो पता चलेगा कि द हस्बैंड विल सफर बिकॉज ऑफ वाइफ, बिकॉज ओके हर हालत में वो ऋणानुबंधन चुकाया तो जाएगा। ओके। अब जैसे कोई हस्बैंड गलत काम करे और वाइफ उसको मना करे और वो नहीं सुने उस बात को, तो ये भी ऋणानुबंधन में आएगा क्या सर? नाउ किस टाइप का गलत काम है, पहले मेरे को इसका खुलासा करिए। जैसे जैसे कोई चोर है, चोरी कर, ओके, तो मैं वाइफ भी मना कर राइट। रहे कि भाई चोरी नहीं करो। सो अब इसमें एज लॉन्ग एज वाइफ ने हस्बैंड को रोकने का प्रयास किया, तो शी हैज डन हर ड्यूटी। ओके हस्बैंड नहीं रुके, वो अब क्योंकि जो गलत काम किया है हस्बैंड ने किया, हस्बैंड को रोकने की कोशिश की गई, हस्बैंड फिर भी नहीं माने, और फाइनली जो प्रतिक्रिया है वो हस्बैंड के नाम से ही उसके संचित में जाएगी। बट सर लेकिन अगर लाइवलीहुड, हाँ, एक मिनट, लेकिन अगर पत्नी उसको उकसाती है कि भाई हमारे घर का काम नहीं चल रहा, चोरी करिए, बेईमानी करिए, तब घर का काम चलेगा, तो पत्नी भी शामिल हो गई। ओके, तो संचित में वो पत्नी के पत्नी के भी शामिल हो गए। पति के तो होंगे ही होंगे क्योंकि बेईमानी वो कर रहा है, लेकिन उकसाने के लिए पत्नी भी उसमें शामिल हो गई। राइट। पर बच्चे उस इनकम को यूज कर रहे हैं तो बच्चे नहीं होंगे सर? सॉरी, बच्चे भी उस इनकम को यूज कर रहे हैं तो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होंगे? अगेन, एज लॉन्ग एज बच्चों को ये पता नहीं है कि ये चोरी का पैसा है, दे आर नॉट इन्वॉल्व इन हिज एक्शंस। एंड इफ दे नो तो दे आर आल्सो, अगर वो उनको पता है और वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो बच गए। अगर वो पिता को उकसाने लगते हैं तो वो फंस गए कि मेरे को और चाहिए, मेरे को बड़ी गाड़ी चाहिए, या मेरे को साइकिल चाहिए, मेरे को ये लैपटॉप चाहिए, और आप किसी भी तरह से मुझको ला के दीजिए, और वो शामिल हो गए। कंपैरिजन करने से भी ऋणानुबंधन बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल दीजिए। जैसे बच्चे हैं सर, बच्चों में आता है कि उसके पास बड़ी गाड़ी है एंड ही सेज हिज फादर ही आल्सो वांट्स अ बड़ी गाड़ी, मतलब कंपैरिजन करते हैं तो उसमें भी कर्म बढ़ते हैं। देखिए, एज लॉन्ग एज जस्ट कंपैरिजन किया, आप वहीं तक सीमित रहे, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब उस कामना के वशीभूत आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जो कि शास्त्र विहित नहीं है, तब प्रॉब्लम होती है। ओके सर। सो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो डिटैचमेंट है ना, ये लाना बड़ा मुश्किल काम होता है, बट ये सीखना पड़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं जो आपको एक उदाहरण देने जा रहा था वो ये था कि एक आदमी जा रहा है, उसका बटुआ गिर गया, उसमें कुछ पैसे भी रखे हैं। What will be the normal reaction of a person? कि वो करेगा कि इसको उठा करके उसको वापस दे दिया जाए, and that's the end of it, right? अब आप ये देखिए कि मस्तिष्क में, सबकॉन्शियस में किस तरह से जो हमारी जो लाइक्स, डिसलाइक्स, अटैचमेंट, डिटैचमेंट, ये सब कूट कूट के भरे हुए हैं कि जैसे ही हमने उसको बटुआ लौटाया, तब तक मेरे दिमाग में ऐसी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि वो मेरे को धन्यवाद देगा, मेरे को अप्रिशिएट करेगा। लेकिन आपने जैसे ही उसको बटुआ पकड़ाया, उसने बटुआ लिया, जेब में रखा और आगे चल दिया, तुरंत आपका सबकॉन्शियस जाग जाएगा और वो कहेगा, अरे कैसा आदमी है, मैंने इतनी दूर से दौड़ के आया, इसका बटुआ इसको लौटाया, वरना इसका इतना नुकसान हो जाता, और इसने मेरे को एक धन्यवाद तक नहीं कहा। आप देख रहे कैसे सबकॉन्शियस है जो बार बार आपके कॉन्शियस को एक्चुएट करता है, ट्रिगर करता है, और कोशिश करता है कि उसके हिसाब से आपसे काम करवाए, जो कि आप
आप अभी तक बिल्कुल दिमाग में नहीं था कि मैं उसको बंटवा दूंगा, मेरे को धन्यवाद बोलेगा, बिल्कुल आपने तो एज ए नेचुरल रिएक्शन उठा के दे दिया, और 1 मिनट बाद ही आपका बायस जाग गया, आपकी जो अटैचमेंट है वो जाग गई, डिसलाइक लाइक जाग गया कि अरे इसने मेरे को धन्यवाद नहीं बोला, कैसा अजीब आदमी है। सो ये जो सबकॉन्शियस में जो बायसेस छिपे हुए हैं, उनको समझना, उनको कंट्रोल करना बहुत आवश्यक रहता है। अदरवाइज जिंदगी भर संचित क्रिएट ही करते रहेंगे। अगला है एक्शंस परफॉर्म्ड विदाउट एनी ईगो ऑफ ए डूअर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्शंस परफॉर्म्ड विदाउट एनी ईगो ऑफ ए डूअर। ईगो कब आती है? कोई बताएगा ईगो कब आती है? अहंकार कब जागता है? अहंकार जागता है जब आप किसी कार्य को कर लेते हैं, आप उस कार्य में सफल हो जाते हैं, और तब आप कहते हैं ये मैंने किया है। ये अहंकार है। आप दिन में 20 काम करते होंगे, लेकिन 1-2 काम के मामले में आप जरूर ये कहते होंगे ये मैंने किया है। व्हाट डज दैट मीन? कि आप अपने आप को कर्ता समझते हो उस कार्य का। और ये ईगो क्यों जागती है? ये अहंकार क्यों जागता है? ये अहंकार जागता है कि जब आपके मन में ये भाव होता है कि हां मैंने किया है। और ये भी क्यों जागता है? क्यों? क्योंकि जो कार्य किया था उसके प्रति आपके मन में अटैचमेंट था, और जब वो अटैचमेंट था और आपने वो कार्य किया और आपने वो सक्सेसफुल रहे कि उस अटैचमेंट को फुलफिल करने में, इमीडिएटली यू से आई हैव डन इट। वेयर एज अगर वही अटैचमेंट वाला कार्य पूरा नहीं होता तो आप दुखी भी होते। एक तरफ आपका अहंकार फुलफिल हुआ, आपका अहंकार को खाद मिली कि मैंने कार्य पूरा कर दिया, दूसरी तरफ सेम अटैचमेंट अगर कंप्लीट ना होती तो आप दुखी भी होते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली निकल के वो पिछले पॉइंट से ही आ रहा है कि यू हैव फुलफिल्ड द अटैचमेंट। लेकिन अटैचमेंट जब आपकी पूरी हुई, उसके बाद ये वाला जो भाव है, उसका उदाहरण मैं ये देता हूं कि मान लो जो आप ऑफिस में काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप महिला कोई हाउस वाइफ हैं, और आपका एक गोल है कि मेरे को ये काम करना है किसी तरह से। आपने वो कार्य पूरा कर दिया, लेकिन आपके मन में ये भाव नहीं है कि बहुत बड़ा आपने कार्य किया है या मैंने किया है। तो जब तक ये भाव नहीं है, आपने कार्य करना था, हो गया है, एंड लेट अस नाउ फिक्स अप अनदर गोल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही तब आती है जब आप छोटा सा कोई कार्य करते हैं और 10 जगह सुनाते हैं कि देखो ये कार्य मैंने किया है, आई हैव डन इट। तो द एक्शन परफॉर्म्ड विदाउट एन ईगो ऑफ ए डूअर इज दैट वे वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब तक मन में ये भाव नहीं आएगा तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ही तब आती है जब आदमी ये कहने लग जाता है कि आई हैव डन इट, और उसके साथ उसकी ईगो इन्फ्लेट होती है। और वो जो ईगो इन्फ्लेशन है, वो जब उसमें पंचर होता है तो बहुत दुख भी होता है। और अहंकार को जब चोट लगती है तभी क्रोध भी आता है। आप देखिए, दुख भी है, क्रोध भी है, अहंकार भी है, ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। क्योंकि अहंकार को ठेस लगी तो क्रोध आया, कर्म जनरेट कर लिया। अहंकार क्या क्या बोला था मैंने? अहंकार, क्रोध एंड अटैचमेंट। सो अटैचमेंट की पूर्ति हुई, अहंकार आया, अहंकार को ठेस पहुंची तो आपने आपको दुख हुआ। अहंकार की पूर्ति हुई
तो आप में वो भाव आया कि ये मैंने किया है। तो ये सारे जो अटैचमेंट, दुख और अहंकार, ये सारे आपस में बहुत क्लोजली निट हैं, बहुत पूरे अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। एक की पूर्ति होते ही दूसरा जाग जाता है। सो क्रोध, दुख, अहंकार, ये सारे के सारे इनका जन्म होता है अटैचमेंट से। Actions performed for good and benefit of society at large with a benevolent motive. आप जब कोई कार्य समाज के लिए करते हैं, समाज की भलाई के लिए करते हैं, समाज के जागरण के लिए करते हैं, तो ऐसा कार्य जो है वो संचित कर्म में नहीं जाता है। इस कोविड के टाइम पे बहुत लोग हैं जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, एंड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, विदाउट एनी रिटर्न ऑफ बेनिफिट्स, वो जो कार्य किए जा रहे हैं पूरी सोसाइटी के लिए, समाज की भलाई के लिए, वो कर्म संचित में नहीं जाते हैं। Actions performed selflessly with devotion unto God. Now this is very important. एक्चुअल में जो भक्ति मार्ग है वो यही सिखाता है, या जो ईश्वर की जो समझ लेता है वो ये सिखाता है, निष्काम कर, ऐसा कर जिसके बदले में मेरे को कोई रिटर्न नहीं चाहिए, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमारे यहाँ जितनी भी फैकल्टी काम करती है वो वॉलंटरीली आपको पढ़ा रही है। दे डू नॉट एक्सपेक्ट एनी रिटर्न आउट ऑफ इट, और सब ईश्वर का जो दिया हुआ ज्ञान है वो आगे पहुंचा रहे हैं। सो दिस इज ए काइंड ऑफ निष्काम कर्म, जिसमें दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कोई भी आपको ये नहीं कहता होगा कि आइए मेरे पास आइए, मैं आपकी जन्म कुंडली देखूंगा, मेरे को इतने पैसे दीजिए। तो ये है एक वो वाली स्पेशल श्रेणी कर्म की, जिसमें कि आपके जो कर्म फल हैं वो किसी भी हालत में संचित में नहीं जाते हैं, क्योंकि ईश्वर की सेवा समझ करके अगर कोई कार्य किया जाता है जिसमें कि बिल्कुल भी प्रत्युत्तर की अभिलाषा नहीं रहती, तो वो जो कर्मफल है, जो प्रतिक्रिया है, वो किसी भी हालत में संचित में नहीं जाएगी। इसके उदाहरण सैकड़ों हैं और आप सब लोग जानते हैं। ईश्वर का जब मैंने नाम लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मंदिर में जाके काम करना, ये अभिप्राय मेरा बिल्कुल नहीं था। मेरा सिर्फ इतना अभिप्राय था कि आपने ये सोचा कि मेरे मतलब ईश्वर को ध्यान में रखते हुए आपने कोई कार्य किया विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो वो इस श्रेणी में आ गया। अब एक और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट आ जाता है, वो है एक्शंस परफॉर्म्ड इन अनकॉन्शियस, इनसेन, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड। तो आप इसको जरा छोड़ दीजिएगा, मैं इसके बाद में बात करूंगा। लेकिन अगर कोई पागलपन में पागल है, कोई अनकॉन्शियस है और उस समय उसके कोई एक्शन परफॉर्म हो जाता है, से फॉर एग्जाम्पल कि आप की ऐसी अवस्था थी, आप का ध्यान नहीं रहा और आपके नीचे कोई जीव आ गया और वो बेचारा दब गया, या कोई भी ऐसा कार्य है जिसके करने से किसी को नुकसान हुआ, लेकिन अवस्था कौन सी थी? अचेतन की, अचेत था या पागलपन था, इनसेन। तो ऐसे समय में जैसे कोई रोड पे ड्रिंक करके लोग मोस्टली आप देखो गाड़ियां चलाते हैं, रोड एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो वो भी तो अनकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड हुआ ना सर?
एक्चुअल में आप ये देखिए कि ये जो इंटॉक्सिकेटेड वर्ड जो था ना, इसीलिए मैंने रोक दिया था, मुझे मालूम था कि ये सवाल आएगा हर हालत में। अनकॉन्शियस अलग चीज है, इंटॉक्सिकेटेड अलग है। इंटॉक्सिकेटेड है कि आप किसी नशे की हालत में है, तो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट प्रॉब्ली, अब आपने मेरे को बोला है तो मैं इस शब्द को यहां से हटा दूंगा, क्योंकि इंटॉक्सिकेटेड एक्चुअली इसकी जो शुरुआत होती है इंटॉक्सिकेटेड की, वो विद मेलेफाइड इंटेंशन होती है। मतलब आपने, अगर आप अपने मस्तिष्क का कंट्रोल छोड़ देते हैं तो वो ठीक नहीं है। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल करेक्ट इट नाउ इटसेल्फ, ताकि इस शब्द, ये लीजिए, नाउ लेट अस डिस्कस नाउ, बिकॉज मैंने आपका जो ये वाला शब्द था इसको हटा ही दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से और हमारे शास्त्रों के हिसाब से ऐसी कोई भी चीज जिसमें आप अपने मस्तिष्क का कंट्रोल खो देते हो और उस अवस्था में जाकर के कोई गलत कार्य करते हैं, तो आपने हर हालत में अपने लिए संचित तैयार कर दिया है। ये दोनों प्राकृतिक अवस्थाएं हैं, ये दोनों की दोनों प्राकृतिक अवस्थाएं हैं कि कोई बेहोश हो गया, किसी को कुछ हुआ, चोट लगी, बेहोश हो गया, या कोई मस्तिष्क किसी को पागलपन की अवस्था है, तो ये दोनों प्राकृतिक हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर कोई कार्य किया जाता है, कोई गलती से कर्म हो जाता है, कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो वो संचित में नहीं जाता है। I hope I have made my point clear. So don't confuse between intoxication and unconscious. Because शराब पी करके अगर कोई गाड़ी चला करके किसी को मार देता है, तो वो किसी भी हालत में नहीं बच सकता, किसी हालत में नहीं बच सकता, क्योंकि he is breaking the law. Please understand this. He is breaking the law. Law doesn't allow you to overspeed or drive the vehicle in an intoxicated state. So वो तो हर हालत में कर्म जनरेट होगा, आप उससे किसी हालत में नहीं बच सकते। Is that point clear? Yes, sir. Thank you. सर एक क्वेश्चन था सर, जैसे जजेस अगर कोई डिसीजन देते हैं लुकिंग एट द फैक्ट्स, राइट, उन्होंने डिसीजंस दे दिया, बट फैक्ट्स मैन हैंडल्ड होते हैं और उसमें बहुत गलत फैक्ट्स आते हैं, उनको सही फैक्ट्स नहीं मिलते, तो जजेस ने जो डिसीजन दिया तो वो तो फैक्ट्स पे दिया, तो उनके संचित कर्म नहीं होंगे ना सर? बिल्कुल सही आपकी बात है कि as long as the facts which were produced before the judge and judge has decided based upon that, so judge is not responsible for that. Who is responsible? जिसने facts को distort करके आगे पेश किया है, that means that lawyer, he is responsible. पहला तो जिसने क्राइम किया वो रेस्पॉन्सिबल है, उसके बाद जो लॉयर है जिसने फैक्ट्स को ट्विस्ट करके गुमराह किया जज को, वो रेस्पॉन्सिबल है। बट जज एज लॉन्ग एज विदाउट बायस्ड, जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट्स प्रोड्यूस्ड डिसीजन लेता है, तो वो बच गया। बट सर एज पर गवर्नमेंट रूल हम जज जुडिशरी में दोनों साइड्स को, आप जो कल्प्रिट होता है उसे भी अपने आप को डिफेंड करने का दिया जाता है, वकील दिया जाता है दूसरे को भी, तो सर जो कल्प्रिट को डिफेंड करता है लॉयर, सर उसके कर्म क्या कहलाएंगे फिर? वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, नोइंग दैट ही इज रॉन्ग। नो, ऐसा है कि जो कल्प्रिट को डिफेंड कर रहा है, डोंट गो बाय दिस वर्ड डिफेंड। ओके, यस, दिस वर्ड इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आप ये देखिए कि एक कोई अपराधी है, उसने जो कार्य किया, उस कार्य को बिल्कुल सही ढंग से पेश किया जाना है, लेकिन अगर उसको झूठ के बुनियाद पे पेश किया जाता है, तो इसका मतलब आपने गलत कार्य किया है। इसी तरह से जज ने अगर कोई फैसला लिया जिसके अंदर उसकी गलत इंटेंशन शामिल थी, उसने कहीं पर ब्राइब ली हुई थी, उसके बेसिस पे उसने कोई फैसला किया, तो जज भी शामिल हो गया।
पूरी चेन है जिसमें जो गड़बड़ कर रहा है वो अपने कर्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोई बच नहीं सकता। जो मैंने आपको पीछे बताया था, देयर इज नो एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ कर्मा, नो एक्सेप्शन। एनीबडी एज यू सो शैल यू रीप। कहीं उसमें कोई बचने का तरीका नहीं है। तो चाहे कोई जज हो चाहे, सो ये तो समझने की बात है कि हम उसको किस तरह से देखते हैं, क्या समझते हैं। बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। एक कोई अनबायस्ड, अनकनेक्टेड आदमी उसको देखेगा तो वो उसको सही एनालाइज कर पाएगा। हाँ, अगर आप उसमें शामिल हैं कि अगर ये मंदिर का फैसला आया है, आप किसी पार्टी में शामिल हैं, कोई बीजेपी की तरफ से है वो खुश हो रहा है, कोई कांग्रेस की तरफ से वो दुखी हो रहा है, ये लोग फैसला किसी हालत में नहीं कर सकते कि क्या सही है क्या गलत है। फैसला सिर्फ वो कर सकता है जो इन दोनों में अटैच्ड नहीं है। तो वी टॉक्ड अबाउट अनकॉन्शियस एंड इनसेन माइंड, बट नॉट द इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड। ओके, सो ये थोड़ा सा जो आखिरी पॉइंट है, एक्शंस परफॉर्म्ड इन अदर देन ह्यूमन लाइफ, इसमें कोई बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है क्योंकि इट्स ओनली थ्योरी। वो ऐसे है कि ये बताने की कोशिश की गई है कि जो जानवर है, जो एनिमल है, वो जब उसको भूख लगती है तब वो किसी को मार के खाता है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अपना जाकर के किसी को भी मारने लग जाता है या कुछ भी करता है। तो उस समय जो उसने अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ ऐसा कार्य किया है तो वो उसके संचित कर्म में नहीं जुड़ता है। तो दैट इज व्हाई इट इज सेड कि इट्स ओनली द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन बर्थ, जिसमें कि संचित कर्म का प्रोसेस चालू हो जाता है। किसी और योनि में संचित कर्म का रोल नहीं रहता है। सो ये एक जो बेसिक बात थी समझने की, इसको आप जरा ध्यान में रखिए। इस पे कोई सवाल है तो पूछिए, नहीं तो मैं एक छोटा सा एक और टॉपिक है उस पे चलता हूं। नहीं है? ओके, गुड। सो लेट्स नाउ टॉक अबाउट दिस लिटिल बिट अबाउट कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड, और इसको एक बार जरा समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं समझने की कि क्या कहने का प्रयास किया गया। ओके, सो अब आप यहां पर देखिए कि जब हम माइंड की बात करते हैं तो माइंड में हमेशा ये मान के चलिए कि पूरा पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब रहता है माइंड के अंदर, और ये बीच का कनेक्शन है। तो हम ये कहते हैं कि ये है मेरा सबकॉन्शियस माइंड और ये है कॉन्शियस माइंड। और सबकॉन्शियस और कॉन्शियस में एक कनेक्शन रहता है कि जब आवश्यकता पड़ती है तो ये एक दूसरे में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते रहते हैं। सबकॉन्शियस के अंदर मेरा सारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब मौजूद रहता है, जिसको कि मैं रेगुलर बेसिस पे इसको महसूस भी करता रहता हूँ। इनफैक्ट जब छोटा बच्चा होता है वो पूरा का पूरा सबकॉन्शियस के हिसाब से कार्य करता रहता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, आसपास का उसको वातावरण दिखाई देता है, उसके हिसाब से वो अपने आप को ढालने लगता है और वो पूरी तरह से अपना इसका सबकॉन्शियस इसके हिसाब से कॉन्शियस के हिसाब से काम करने लग जाता है, जबकि पहले वो पूरा कार्य कर रहा था सबकॉन्शियस के हिसाब से। और तभी में हम ये बोलते हैं, अभी जो मैंने आपसे पहले कहा था कि वो पिछले जन्मों से जुड़ा रहता है, अपने जो सबकॉन्शियस में जो पूरा संचित है उसके हिसाब से उसको आभास होते रहते हैं कि ओहो मैंने वो गलत काम किया था, रोने लग जाता है, वो मैंने अच्छा काम किया था, हंसने लग जाता है। पिछले कुछ संस्कार याद आते हैं जिसके बेसिस पे वो रिएक्ट करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे
जब ये पूरा का पूरा कॉन्शियस की तरफ आ जाता है तो ये बीच का कनेक्शन जो है ये ब्रेक हो जाता है या वीक हो जाता है, या ये वाला जो इंफॉर्मेशन फ्लो का जो पाइप है ये छोटा हो जाता है। जब आप सोते हैं, गहरी नींद में सोते हैं, तब सबकॉन्शियस से कुछ कुछ सिग्नल आते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जब आप ग्रो कर जाते हैं तो ये सिग्नल आने बंद हो जाते हैं। इन सिग्नल्स को लाने के लिए मेडिटेशन करनी पड़ती है, क्योंकि पूरे जन्म जन्मांतर का ज्ञान सबकॉन्शियस में मौजूद है। अब यहीं से एक अलग सा विषय आता है कि एक होता है योगी, मेडिटेट करता है और सबकॉन्शियस में जाता है, उस विराट से जुड़ता है और उसके हिसाब से उसको ज्ञान की उपलब्धि होती है। एक दूसरा आदमी है जो पूरा नॉर्मल है बट कॉन्शियस के हिसाब से काम करता है, और तीसरा आदमी है जो पागल की अवस्था में है, वो भी सबकॉन्शियस के हिसाब से काम करता है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आज की डेट में मैं जो एक्शन ले रहा हूं वो उस हिसाब से होने चाहिए जो अब मेरे आसपास घटनाएं घटित हो रही हैं। लेकिन आप अगर उससे डिस्कनेक्ट होकर के सबकॉन्शियस के हिसाब से अगर कुछ करने लगते हैं तो दूसरा क्या कहेगा कि भाई ये तो पागल है, इसको पता ही नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है, वो तो अपना उसके। ये जो एक डिफरेंस है कि सबकॉन्शियस, कॉन्शियस, और इन फैक्ट जो योगी होता है, जो मेडिटेट करता है, वो क्या करता है कि वो कंट्रोल्ड तरीके से सबकॉन्शियस में जाता है और फिर वापस आ जाता है, वहां से इंफॉर्मेशन लेता है, वापस आ जाता है कंट्रोल्ड तरीके से। जबकि जब ये चीज अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो अवस्था खराब हो जाती है। और इसीलिए जो भी हम कार्य इंटेंस फीलिंग के साथ करते हैं या कोई भी इस तरह की बात होती है, वो सारी की सारी सबकॉन्शियस में जाके जमा होती रहती है। और मैं क्या प्रारब्ध लेके आया हूं वो मेरे सबकॉन्शियस को पता रहता है। ओनली थिंग इज दैट आई एम नॉट एबल टू रीड इट। तो जो चल रहा है वो चलता रहता है और उसी के हिसाब से कार्य आगे बढ़ता रहता है। तो ये जो पर्टिकुलर बात है कि हमारा जो माइंड है, मेरा जो मन है, वो दो भागों में है। सबकॉन्शियस, जिसमें सारे जन्म जन्मांतर का लेखा जोखा उसके अंदर मौजूद है, एंड यू कैन इन ए वे कॉल दैट संचित। और जो इस जन्म में आप काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कॉन्शियस माइंड, वो सारा का सारा सबकॉन्शियस में जाता रहता है। और इसीलिए जब आदमी मरने लगता है तो इमीडिएटली अपनी रील रिवाइंड कर लेता है पूरी, कि अरे मैंने इस जन्म में अच्छा ये किया था, ये किया था, ये गलत किया था, ये सही किया था। व्हाई? बिकॉज ही इज एबल टू रीड इट। इसीलिए ये कहते हैं कि उस अवस्था में जो जातक है वो जो कहता है सही कहता है। जो आखिरी अवस्था होती है जब वो मरने वाला होता है, तो जब वो बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, क्योंकि वो सबकॉन्शियस के हिसाब से बात कर रहा है। नॉट ओनली दैट, आप पुराने जमाने में सुनते होंगे कि अगर किसी से भविष्य जानना होता तो हम किसी पागल को पकड़ लेते थे और उससे बोलते थे अच्छा ये हमारी मुट्ठी में दो आंसर रखे हुए हैं, कोई एक पकड़ लो, और वो जो पकड़ता था, या ऐसे ही सवाल पूछ लेते थे और वो जो बोलता था सही निकलता था। कारण? क्योंकि वो सबकॉन्शियस से कनेक्ट होकर के बोलता है। उसको जो इस समय आसपास का वातावरण, माहौल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही अगर आप कभी इसको नोटिस करें, मान लो कोई आदमी बहुत कंसंट्रेट करके ड्राइविंग कर रहा है, पूरा ही उसका फोकस ड्राइविंग की तरफ है, तो ही वर्चुअली गेट्स डिस्कनेक्टेड विद कॉन्शियस, क्योंकि बस उसको अपना रास्ता दिख रहा है और वो है, एंड ही इज नॉट थिंकिंग एनीथिंग। और नॉर्मली आप देखोगे कि अगर उस समय उससे कोई सवाल पूछा जाता है और वो एक झटके से अगर उसका जवाब दे देता है, तो दैट नॉर्मली हैपन्स ट्रू, वो बिल्कुल सही निकलता है जाकर के। क्यों? क्योंकि उस समय वो सबकॉन्शियस के साथ कनेक्टेड रहता है, क्योंकि उसको ड्राइविंग की तरफ फोकस था, तो उसका बाकी सब चीजों से डिस्कनेक्शन हो जाता है। ही रिमेन्स कनेक्टेड विद द पर्टिकुलर थिंग।
तो ये एक छोटा सा मैंने आपको एक अलग विषय की बात की, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड की। इसके ऊपर पूरी एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सोचने की और समझने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी कुछ हमारा जो बिहेवियरल पैटर्न है वो पूरा का पूरा इससे डिसाइड होता है, मनोविज्ञान का ये कार्य है। तो इसको हम आगे आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में। अभी समय हो गया है, आई थिंक आकाश जी आप आ गए हैं? आकाश जी अभी नहीं आए हैं। ओके, सो आपके कुछ सवाल हैं तो पूछिए, ताकि फिर क्योंकि वो अब आने ही वाले होंगे, 3:02 हो गए हैं जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं सुमेधा बोल रही हूँ। अरे सुमेधा जी, आप मेरे से सवाल पूछोगे? जी बताइए। नहीं सर, मेरे ख्याल सबके लिए अच्छा होगा। जैसे हम कॉन्शियसली हम किसी के साथ हमारी जेलस फीलिंग है और हम उसका बुरा लगातार करते रहते हैं, और हम जानते हैं ये बुरा, उसके बाद भी बुरा करे जा रहे हैं। तो सर जैसे कई लोग जादू टोना भी करवाते हैं कि इसका बुरा हो जाए, मतलब कुछ भी, किसी भी चीज के लिए, मेरे बिजनेस में से निकल जाए या कुछ भी, तो सर वो भी तो गलत हुआ ना। एब्सोल्युटली गलत है, इसमें कहीं कोई दो राय की बात नहीं है, कोई शंका नहीं है। सर अब बिजनेस के लिए या आपने किसी भी चीज के लिए वो काम किया, तो उससे जो इनकम आएगी वो तो सभी लोग खा रहे हैं, वाइफ भी खा रही है, बच्चे भी खा रहे हैं। तो क्या एज लॉन्ग एज घर के जो मेंबर्स हैं, आपने शायद वो पुरानी एक कहानी सुनी होगी कि जिसमें एक डाकू को, जब शायद हमारे इन्हीं की वाल्मीकि जी की ही पुरानी वाली कहानी है, जिसमें अंगुलीमाल डाकू की, और उसमें कहा गया उनसे कि जरा घर जाके पूछ के आइए कि आपके पापों में वो भागी बनेंगे। और वो घर जाके पूछता है कि देखो मैं इतना लोगों को लूट के मार के कमा के लाता हूं, और ये मैं आपको पूरे सुख ऐश्वर्य मैंने आपको प्रदान किए हुए हैं, तो क्या आप मेरे दुख में भागी बनेंगे? पाप में, सॉरी नॉट दुख, पाप में भागी बनेंगे? एंड एवरीबडी रिफ्यूज्ड कि भाई वो तो आप कर रहे हो, हमने नहीं कहा है आप ऐसे करिए। और तब उनको ज्ञान की उपलब्धि हुई थी, और तब जाकर के उन्होंने अपना पूरा जो अपने आप को ज्ञान के रास्ते पे डाल दिया था। सर उन्होंने कहा नहीं कि हमारे को कि ये चाहिए, बट स्टिल दे आर सर्वाइविंग ऑन दैट इनकम ना, तो भी तो सर दे आर सर्वाइविंग ऑन दैट इनकम, जिसको कि फादर की ड्यूटी क्या है? अपने घर के मेंबर्स का लालन पालन करना, राइट? सो वो कैसे कर रहा है? नाउ दिस इज एंटायरली द प्रेरोगेटिव ऑफ फादर। वो बेईमानी करके, चोरी डाका डाल करके जैसे भी कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जब घर के मेंबर्स की डिमांड बढ़ जाती है एंड दे प्रेशराइज दिस पर्सन टू डू समथिंग एक्स्ट्रा, देन द प्रॉब्लम स्टार्ट्स। एज लॉन्ग एज विदाउट नोइंग कि वो उनका रास्ता कौन सा है, गलत है या सही है, दे आर ऑल एक्सोनरेटेड, किसी की कोई गलती नहीं है। But sir, if they know कि their father is on a wrong path, still they don't stop him. अगर yes, अगर expect anything more, but still no, they are. but as सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अगर ये पता चल जाता है तो फादर को रोकना आवश्यक है। आई नो दैट इट विल नॉट बी पॉसिबल, क्योंकि फादर तो ये समझते हैं कि हाँ तो ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर सेव्ड। Sir, I know he is doing wrong, but still I am living through his income. You are living through his income to just fulfill your basic needs, right, not anything more than the basics. Right, sir. तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए हम उस आय के स्तोत्र का सदुपयोग कर रहे हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। When you go beyond it, then the problem starts. Fine, sir. आकाश और सर इस तरह बोलिए, चीजों को इनहेरिट से भी तो प्रॉब्लम आती होगी ना सर? जो लोग जायदाद या प्रॉपर्टीज इस तरीके से बनाते हैं, मेंटेन करते हैं, दूसरों को धोखा देकर, तंग कर कर, सोचते हैं अपने बच्चों को कर
रहे हैं। इसमें डाउट कहाँ है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये सब प्रॉब्लम की जड़ है। और बच्चों को जब ये इस तरह की जो चीज बना करके देके जाते हैं, तो ये ऊपर वाले का विधान इस तरह से है, इनका ऋणानुबंधन भी इसी प्रकार से जुड़ा हुआ होता है कि वो उसका सदुपयोग भी नहीं कर पाते हैं बच्चे। और तब वो रियलाइज करते हैं कि भाई मैंने तो जिंदगी में कोई गलत काम ही नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। It's a complex theory which need to be understood. We can keep discussing this in the next class. Right, आकाश जी आप शुरू करिए। Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. थैंक यू सर। Thank you जी।